थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे थे ना, शुरू किए थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डिफिनीशन। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी लॉ है सबका सब लॉ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म होता है, बेसिक, सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद सिस्टम सराउंडिंग, उसके बाद सिस्टम सराउंडिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसका नाम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसका नाम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन होगा? थर्मोडायनेमिक्स में जो जो प्रॉपर्टी दिखेगा सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा, कुछ प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचानने का तरीका बोल रहे थे, है ना। तो उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग कंटिन्यू करें कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव में जैसे फिर से डिस्कशन करें। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कौन सा प्रॉपर्टी? कैसे समझेंगे? मान लेते हैं कि इतना बड़ा आइस का टुकड़ा ले, उसका टेम्परेचर -20 डिग्री हो, टुकड़ा को आधा आधा कर देंगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो टेम्परेचर आधा करने से या डबल करने से चेंज, इसलिए ठीक। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कंसंट्रेशन टर्म, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब इंटेंसिव कैसे समझाए थे। सोल्यूशन ज्यादा लीजिए कम लीजिए चेंज नहीं हो रहा था, ज्यादा लीजिए कम लीजिए सोल्यूशन का मोलारिटी वही रहता है ना क्या, इसलिए इंटेंसिव हो गया। उसके अलावा हीट क्या होगा? हीट एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? हीट के बारे में इसलिए पूछे कि इसके बारे में आइडिया है। मान लिया आपसे हम पूछे एंट्रोपी क्या होता है, तो पढ़े ही नहीं, अभी पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। तो पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एंट्रोपी कौन सा प्रॉपर्टी है। जिसके बारे में आइडिया है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। प्रेशर के बारे में क्या डिस्कशन किए थे? प्रेशर इंटेंसिव था, याद करो, कंटेनर में था तो डिवाइड करेंगे फिर भी प्रेशर P होगा। वॉल्यूम, हीट क्या हुआ? 1 ग्राम कार्बन को जलाएंगे 100 ग्राम कार्बन को जलाएंगे, हीट दोनों में 100 गुना ज्यादा होगा, इसलिए कौन सा प्रॉपर्टी। ऐसे आपको हम बता दें कि आगे जो भी लिखे थे इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, इंथैल्पी सब लिखे थे ना, ये सब प्रॉपर्टी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सब प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे। एक और एक्सटेंसिव इंटेंसिव का एक और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनाते समय यूज क्या होगा, जैसे सपोज करो कि कोई रिएक्शन है भाई, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलाए तो CO2 बना, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय ना होता क्या है कि कोई रिएक्शन का बैलेंस रिएक्शन में यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स में कोफिशिएंट को मोल भी कंसीडर कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ का कोफिशिएंट कितना है, तो कहेंगे कि 1 मोल कार्बन जल रहा है, तो 1 मोल कार्बन जलने से भाई इंथैल्पी, इसका डेल्टा H बोलेंगे, इंथैल्पी चेंज अगर हो रहा है x किलो जूल, अगर इंथैल्पी चेंज मान लीजिए x किलो जूल है, तो अगर इसको अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरा का पूरा, तो एंथैल्पी में भी क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, जैसे हीट होता है, 1 मोल कार्बन जलाए तो हीट निकलता है 100 जूल, तो 2 मोल जलाए तो हीट कितना निकलेगा? 2Q। क्यों निकलेगा? तो यहाँ क्योंकि हीट कौन सा प्रॉपर्टी है, तो जो जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा ना, उसमें अगर किसी रिएक्शन में कोफिशिएंट से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करे, अगर कोफिशिएंट से, तो जितना कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर उतना ही इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह प्रॉपर्टी, या अगर यह प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हुआ तो कोफिशिएंट में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगा तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत, जैसे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी पानी ज्यादा लो कम लो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हुआ? इंटेंसिटी। एक और प्रॉपर्टी जो आगे अभी नहीं पढ़िएगा, एक प्रॉपर्टी होता है जैसे देखिएगा जिंक,
जिंक में आप जिंक +2 करिएगा तो एक प्रॉपर्टी होता है जिसको पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल ना, अगर इसका वैल्यू है जो भाई इस रिएक्शन का वैल्यू दे दिया x वोल्ट मान लिया, ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। प्रॉपर्टी आगे जब पढ़ाएंगे तो प्रूव भी करेंगे इंटेंसिव है। तो अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने में, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हुआ जी, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, x ही रहेगा। क्यों? इंटेंसिव में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज। अगर इसका डेल्टा H वैल्यू सपोज करो कि वैल्यू A है तो यहाँ का डेल्टा H वैल्यू 2A होगा, क्योंकि एक्सटेंसिव है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 जितना था इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा कि एक्सटेंसिव का मतलब अमाउंट पे डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में यूज होगा। आपको जानना पड़ेगा कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H दे देगा और आपसे इस रिएक्शन का पूछेगा तो आपको देखिएगा इस रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी जितना वैल्यू होगा इसमें। अगर पढ़ के समझना चाहिएगा कि 1 मोल कार्बन को जला रहे हैं तो 1 किलो जूल एंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो 2 मोल कार्बन, यहाँ कोफिशिएंट दुगना हो गया। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पढ़ते समय कोई रिएक्शन दिया रहे अगर, तो कोफिशिएंट को मोल कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे आगे हम लोग स्टोइकियोमेट्री में क्या सिखाए थे कि मोल कोफिशिएंट केवल एक पढ़ने का जरिया है, बट थर्मोडायनेमिक्स में कहेगा कि 1 मोल कार्बन जल रहा है, जला रहे हैं, उसका रिएक्शन लिखिए। इसका मतलब 1 मोल कार्बन जला रहा है, मतलब कौन रिएक्शन लिखिएगा, पहला वाला, उसमें कोफिशिएंट 1 मोल कार्बन जल रहा है। बोलेगा 2 मोल कार्बन जल रहा है, उसका रिएक्शन लिखिए। तो कभी कभी बोलेगा ना हम इसी को लिखेंगे, हम 2 मोल का, बोलेगा ऐसे 75 मोल है तो 75 का रिएक्शन लिखेंगे। 3 लाख मोल जलाइए तो 3 लाख मोल का रिएक्शन लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 मोल का लिखा देंगे और उसके बाद 3 लाख, एक मोल जलने से एंथैल्पी कितना चेंज हुआ, तो 3 लाख मोल से x इंटू 3 लाख ऐसे करेंगे, क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करता है ना। तो जो प्रॉपर्टी, केवल एंथैल्पी नहीं, जो प्रॉपर्टी, अगर सपोज करो इंट्रोपी भी पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोपी भी, अगर इस रिएक्शन का इंट्रोपी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका वैल्यू अगर A हुआ तो इसका वैल्यू 2A होगा, क्योंकि भी कौन प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा उसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होने से उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अगर जो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हुआ उसमें कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में ही नहीं मिलने वाला आपको, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐसा है जो कि इंटेंसिव दिखेगा। सारा प्रॉपर्टी मैंने थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर चैप्टर में जो यूज हुआ, बोले मोलरिटी, वो तो पहले भी पढ़े हैं ना, स्पेशली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं ना थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। तो आपको सारा का सारा कौन सा प्रॉपर्टी मिलने वाला है, एक्सटेंसिव मिलने वाला है, ठीक, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट पे कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब होता है ना कि 1 मोल का x है तो 5 मोल का 2x हुआ, तो थोड़ी लीनियरली चेंज किया। 5 मोल का 5x होना चाहिए, एक्सटेंसिव होगा। ये नहीं कि 1 मोल का x है 5 मोल का कह नहीं सकते, ज्यादा होगा तो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक, लीनियरली मतलब चेंज होना चाहिए। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव जहां तक हम लोग लिखे तो उसी के आगे इसको लिख लीजिए, डेफिनेशन तो लिख ही दिए थे।
जिंक वाला में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि पोटेंशियल इंटेंसिव है, इसलिए कोफिशिएंट में चेंज होने से मतलब 1 मोल जिंक को ऑक्सीडाइज करे या 2 मोल में पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी 1 मोल पानी लीजिए 10 मोल पानी लीजिए डेंसिटी वही होगा, उसी तरह से पोटेंशियल भी वही होता है। हाँ डेल्टा एस इंट्रॉपी है, आगे भी पढ़ेंगे ही, मान लीजिए किसी को नाम नहीं पता है अभी तो शुरू ही ना किए हैं तो नाम आएगा। डेल्टा जी नाम है गिब्स फ्री एनर्जी है ना, सब लिखा है। डेल्टा क्यों लगाए, एस खाली काहे नहीं लिखे, ये भी तो मन में आ रहा होगा ख्याल। एच काहे नहीं लिखे, डेल्टा एच काहे लिखे आप, बहुत सारा मन में ख्याल आएगा, सब लिखेंगे आज ही बताएंगे। ये हो गया, आगे लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं ना, टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। आगे लिखिए टर्म, नेक्स्ट टर्म लिखिए स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलेंगे तो क्या आएगा बताइए तो। स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब मन में क्या, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब मन में यही आता है कि सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट। तो यहाँ पे ना स्टेट का मतलब उसको नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस को फेज बोलते हैं, स्टेट नहीं बोलेंगे है ना। यहाँ पे स्टेट बोलने का मतलब दूसरा है। स्टेट बोलने का मतलब कि थर्मोडायनेमिकली जहाँ पे हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं उसको। तो उस सिस्टम का कौन फेज है वो नहीं है स्टेट। थर्मोडायनेमिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें कि उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ एंथैल्पी पढ़ेंगे, बने एंथैल्पी, कुछ इंटरनल एनर्जी, कुछ ये सब होगा ना। ये सब क्या है, सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना। जैसे प्रेशर है वैसे ही एंट्रोपी भी है। तो किसी भी सिस्टम का स्टेट बोलने का मतलब, कभी भी बोल देगा क्वेश्चन में कि एक सिस्टम ऑफ स्टेट ए, तो दिमाग में कभी नहीं लगाना कि सॉलिड स्टेट बोल रहा है। सिस्टम ऑफ स्टेट का ए का मतलब बोल रहा है कि कोई सिस्टम का उस वक्त जिस वक्त पढ़ रहा होगा उस वक्त उसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ एंट्रोपी होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, सबको मिलाकर सिस्टम का स्टेट कहते हैं। ठीक, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब सम टोटल, सम मिलाकर क्या सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है। कभी भी कहेगा सिस्टम का स्टेट ए तो दिमाग में तुरंत होना चाहिए वो कुछ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है। ठीक, बोलेगा स्टेट बदल गया, ऐसे बोलेगा ना, तो स्टेट बदलने का मतलब है कि जरूर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी में से कुछ बदलना होगा। बोले कुछ बदलने का मतलब, कुछ बदलने का मतलब हो सकता है सब बदल गया हो सकता है एक ठो कांस्टेंट हो बाकी सब बदल गया हो सकता है कि सब बदल गया हो, माने हो सकता है कि एक ठो खाली बदल रहा हो बाकी सब कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। मतलब एनी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी में कुछ भी चेंज हो तो कहेंगे कि सिस्टम का स्टेट बदल रहा है, सिस्टम का। और सिस्टम का स्टेट हमेशा बदलते हैं। जैसे क्लासरूम सिस्टम है, जब आप क्लास में आए होंगे उस वक्त का स्टेट अभी का स्टेट में चेंज होगा, उस वक्त का टेम्परेचर अभी का टेम्परेचर में चेंज होगा, उस वक्त का प्रेशर इस अभी का प्रेशर में। सिस्टम का स्टेट ऑटोमेटिक अपने से चेंज होते रहता है। ठीक है ना, अपने से भी चेंज हो सकता है। कभी कभी गर्मी लगता है तो हम लोग एसी चलाते हैं, हम लोग मशीन से चेंज कराते हैं। क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़े नहीं गर्मी के मौसम में, नहीं पक्का। तो चाहते हैं कुछ सिस्टम अपने आप ही चेंज करते रहता है। कभी कभी हम लोग अपने हिसाब से भी चाहते हैं कि सिस्टम का स्टेट चेंज ऐसे करें, मैंने चाहे मेंटेन रहे। तो सिस्टम का स्टेट अपने हिसाब से चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें वर्क करना पड़ेगा,
कुछ ना कुछ उसमें मैंने प्रोसेस कुछ ना कुछ उसमें लगाना वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी ना अपने से चेंज होगा। छोड़ दीजिएगा तो उसके अपने हिसाब से चेंज होगा क्या? तो सिस्टम का स्टेट चेंज होने का मतलब एनी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर etc। और सिस्टम का स्टेट अगर आप अपने हिसाब से चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, है ना? तो कोई ना कोई वर्क नहीं कहें, वर्क कहेंगे तो वर्क अपने आप एक टर्म है, तो वर्क ना कहा के बोलेंगे कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, कटिंग वाला ऑपरेशन नहीं। वर्क बोलेंगे तो वर्क हो गया ना, तो कोई ना कोई सिस्टम पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। एसी चलाना एक ऑपरेशन हुआ नहीं, ताकि सिस्टम आपके हिसाब से सिस्टम का स्टेट चेंज हो, सिस्टम का स्टेट चेंज हो। तो जो उसमें ऑपरेशन करते हैं सिस्टम का स्टेट बदलने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम होगा प्रोसेस। बार बार लिखा रहता है प्रोसेस, तो जहां लिखा रहेगा प्रोसेस उसको देख के क्या लगेगा, एक ऑपरेशन है सिस्टम पे किया जा रहा है ताकि सिस्टम को अपने हिसाब से उसका स्टेट को चेंज कराया जाए, तो उसी को उस ऑपरेशन का नाम प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस इज एन ऑपरेशन ऑन द सिस्टम बाय विच स्टेट ऑफ द सिस्टम आर चेंजेस। एक ऑपरेशन है जिससे सिस्टम का स्टेट चेंज कराया जाता है। बहुत तरह का प्रोसेस होता होगा, है ना, बहुत तरह का प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में सबसे पहला लिखते हैं हम लोग, पहला क्या होगा, नाम सुन के लगेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसी प्रोसेस लिखी है तो क्या समझिएगा, एक ऑपरेशन है जिससे अपने हिसाब से, और आइसो मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर, वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर आइसो रहे, सेम रहे। अब भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन सिस्टम का स्टेट बदल रहा है, इसका मतलब कुछ तो बदला होगा ना, लेकिन खाली कौन नहीं बदला होगा, बाकी के बारे में आइडिया नहीं है। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन, मतलब इनिशियल टेम्परेचर T है तो फाइनल टेम्परेचर भी T होगा, तो डेल्टा T क्या होगा, तो डेल्टा T। लेकिन एक बात गौर करो, जैसे सपोज करो कोई गैस लिए हम लोग, उसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री है, अभी मैंने घड़ी के हिसाब से 6:20 25 डिग्री है, और इसको मान लिया सपोज करो 8 बजे रात तक पढ़ना है, फाइनल हुआ तो शाम में भी देखिए 8 बजे फिर भी 25 डिग्री रहा, तो क्या उसको आइसोथर्मल बोलेंगे? बीच में हो सकता है फ्लक्चुएट किया हो, तो क्या आइसोथर्मल बोलेंगे? माने हम बोल रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर सेम और फाइनल टेम्परेचर सेम, तो क्या ये आइसोथर्मल है? बीच में फ्लक्चुएट किया तो आइसोथर्मल है? नहीं, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट से, मतलब हर पॉइंट पे कभी भी हर मोमेंट में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बीच में फ्लक्चुएट कर गया तो उसको आइसोथर्मल, मतलब उसको ऐसे बोलिएगा, मतलब dt का वैल्यू, dt मतलब किसको बोलते हैं, dt स्मॉल चेंज का मतलब एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे देखिएगा तो चेंज तब। आज dt 0 होगा तो डेल्टा T 0 होगा ही ना, अरे हर समय नहीं बता रहा तो इनिशियल फाइनल भी तो वही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है इनिशियल सेम फाइनल सेम और बीच में फ्लक्चुएट कर गया, तो उसको आइसोथर्मल नहीं कहेंगे। मतलब dt होना ऑप्शन में लिखा रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, पहला ऑप्शन dt का वैल्यू 0, और दूसरा ऑप्शन सिंगल चॉइस डेल्टा T का वैल्यू 0। तो कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट, कौन ये होगा ज्यादा अप्रोप्रिएट? हाँ, जब ये 0 होगा तो 100% भी होगा ही होगा, ठीक है ना। आइसोथर्मल के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन, मतलब dV इक्वल टू, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, तो dV 0 होगा तो डेल्टा भी, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बाकी क्या चेंज हो रहा हो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में हमको नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम रिमेन। इसको आइसोकोरिक बोलेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस लिखा है, इसका मतलब एक ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि सिस्टम का वॉल्यूम को चेंज होने से रोका जाए, बाकी कुछ चेंज हो तो हो, एक तो चेंज होगा तो दूसरा तो चेंज होगा ही ना। ऐसा है कि खाली वॉल्यूम कांस्टेंट और बाकी प्रेशर सब चेंज हो जा रहा है तो दूसरा कंपनसेट करे ना कोई ना कोई। आइसोकोरिक के बाद लिखेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस किसको कहेंगे, मतलब डीपी का वैल्यू
0, मतलब P का वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट, P का वैल्यू थ्रू आउट, जो भी वैल्यू हो उसका वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट। यहाँ भी टेम्परेचर थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, पक्का। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। एक और होता है जिसका नाम होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो ही रिलेशन है ना, हीट एक्सचेंज और, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज, बाकी क्या हुआ नहीं पता। आइडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मतलब हीट और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज ना करे, लेकिन बाकी कुछ चेंज करे। प्रोसेस हुआ है मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज करना है, ये नहीं कुछ चेंज नहीं हुआ हम बोल रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। चेंज तो कुछ होगा, लेकिन खाली कौन चेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो आपको लिख देगा Q इक्वल टू 0। तो Q इक्वल टू 0 का मतलब बहुत लोग समझता है हीट 0। अरे हीट थोड़ी नहीं, हम किसी सिस्टम में पानी दे दिए, बोलेंगे हीट कितना निकाल लो, ऐसा है संभव? अरे पानी गर्म है, बोलेंगे इसमें कितना हीट निकाल लो। हीट कभी निकाल सकते कि हीट कितना लॉस हुआ कितना गेन नहीं निकाल सकते हैं। किसी सिस्टम में हीट कितना है वो नहीं निकाल सकते हैं, कितना हीट लॉस किया कितना हीट गेन किया उसको निकाल सकते हैं। क्या बात समझे? तो Q इक्वल टू 0 बोल दिया मतलब ना हीट लॉस किया ना हीट, ये नहीं कि पानी में से सिस्टम में से हीट नहीं, ये नहीं समझना। इसलिए हीट बराबर Q बराबर भी 0 लिख सकता है, या dQ इक्वल टू 0 लिखेगा मतलब नो चेंज, दोनों चलता है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम। लिखिए इट इज सम टोटल मैक्रोस्कोपिक property, sum total macroscopic property of the system, sum total macroscopic property of the system। सिस्टम में लिख लीजिए लाइक, जब लिखिए ETC इट इज सम, जो समझाया उसको फिर से लिखा रहे हैं, फिर से समझ लीजिएगा। सम टोटल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, लाइक टेम्परेचर, ऐसे ETC इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको हम लोग सिस्टम का स्टेट बोलते हैं, ठीक। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, एनी चेंज in macroscopic property, any change in macroscopic property of the system is called change of the state of the system। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। एनी चेंज इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। कुछ भी चेंज हो तो उसी में चेंज कराने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, उस ऑपरेशन का नाम प्रोसेस। तो अगला टर्म लिखिए प्रोसेस। ये सब टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स का बुक पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तो हर जगह प्रोसेस लिखा रहेगा, है ना। तो प्रोसेस जैसी आए दिमाग में आ जाना, ऑपरेशन है ये। अब कौन वाला ऑपरेशन है, बहुत तरह का प्रोसेस होता है। तो लिखो अगला टर्म लिखो प्रोसेस। इट इज एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन, it is an operation on the system by which state of system are changes,
state of the system or changes. ऐसा ऑपरेशन है जिससे सिस्टम का स्टेट चेंज हो सकता है ना। तो बहुत तरह का ऑपरेशन है, बहुत तरह का प्रोसेस है। तो आगे लिखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आगे लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में पहला लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पूरा हम लोग लिखा देते हैं एक ठो में, लिखेंगे इट इज ऑन ऑपरेशन ऑन द सिस्टम, पूरा लिख देते हैं एक ठो, इट इज ऑन ऑपरेशन ऑन द सिस्टम by which state of the system or changes, state of the system or changes, but temperature throughout constant. टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट बोलने का मतलब हर पॉइंट में टेम्परेचर सेम होगा, बीच में फ्लक्चुएट है ना, नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट रहा, देखो T इक्वल टू कांस्टेंट, और ये भी लिख लीजिए T इक्वल टू कांस्टेंट रहा मतलब डेल्टा T भी 0 होगा, dt भी 0 होगा। थ्रू आउट है मतलब dt 0 होगा आइसोथर्मल में। क्वेश्चन बनाते समय बहुत बार आपको आइसोथर्मल प्रोसेस कम से कम ना देखिएगा, क्वेश्चन अगर बनाइएगा 50 तो उसमें 10 जगह लिखा रहेगा आइसोथर्मल, ठीक है ना। इसमें समझ लेना कि टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट, बाकी सब बदला होगा, ये प्रोसेस है तो बदल भी किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बदला होगा। तो प्रोसेस क्या है, फिर लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस तो ज्यादा नहीं लिखते हैं इसमें, कमी, वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब V इक्वल टू कांस्टेंट रखिए और dV का वैल्यू 0, मतलब वॉल्यूम V कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रहा है जो भी वैल्यू हो, तो चेंज वैल्यू 0 मतलब dV भी 0 बोल सकते हैं, डेल्टा V भी 0 बोल सकते हैं। बहुत लोग बोल रहा है वॉल्यूम 0 नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो उसको कांस्टेंट ना बोलेंगे क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, जो भी वैल्यू 5 लीटर है तो वॉल्यूम 5 लीटर बदल ही नहीं रहा है तो चेंज वैल्यू 0। क्या टेम्परेचर 50 डिग्री है तो 50 से रहे, चेंज नहीं हो तो चेंज वैल्यू 0, ठीक। आइसोबेरिक प्रोसेस, अगला प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट, बदल कौन रहा होगा, बाकी कोई बदल सकता है, बाकी सब बदले जरूरी नहीं है, हाँ कुछ तो बदल रहा होगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में लिखिए P कांस्टेंट मतलब प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट मतलब P कांस्टेंट, तो डेल्टा P भी 0 और dP भी 0। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस लिखो द प्रोसेस इन विच, एडियाबेटिक प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ the process in which no exchange of heat energy between system and surrounding, no exchange of heat energy between system and surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे आप लिखिएगा कि कोई सिस्टम है, ये देखिए सिस्टम है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज
तो आप लिखने के लिए Q0 भी लिख सकते हैं या क्या लिखिएगा dq इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हीट जीरो का मतलब मत समझना कि सिस्टम में हीटें नहीं है, वो नहीं समझना है, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। इसलिए ऐसा हो सकता है, देखो हम लोग हीट किसी पानी में कितना हीट है वो थोड़ी कभी मेजर कर पाएंगे। हम लोग हीट लॉस क्या होगा, हीट गेन होगा, वही मेजर कर पाएंगे। तो Q0 का मतलब हीट लॉस और गेन जीरो हुआ, इसके अंदर में हीट जीरो नहीं है। ठीक, अब मन में आएगा कि क्या एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल एक ही है क्या? तो गौर करो, अरे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज, लेकिन सिस्टम खुद वर्क तो कर सकता है ना, खुद। तो सिस्टम खुद वर्क करेगा तो सिस्टम का एनर्जी घटेगा, आप कम करिएगा तो आपका एनर्जी क्या होगा, और एनर्जी घटने का मतलब टेम्परेचर घटेगा। तो हो सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल ना हो, बात समझे। एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो सकता है, आइसोथर्मल अलग है, आइसोथर्मल प्रोसेस में थ्रू आउट टेम्परेचर, लेकिन एडियाबेटिक में हीट लॉस और गेन नहीं किया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो कि कोई सिस्टम है, बाहर से उस पर कोई वर्क कर दिए, तो वर्क करने से सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाए। पहले हीट और लॉस नहीं हुआ है, हीट और लॉस और गेन नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम खुद वर्क कर दिए, तो खुद वर्क करे तो उसका एनर्जी, और एनर्जी माने एनर्जी सिस्टम वर्क किया तो एनर्जी घटेगा, तो एनर्जी घटने का मतलब उसका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। एनर्जी का मतलब वॉल्यूम के प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी होता है, खाली टेम्परेचर वाला एनर्जी हीट वाला नहीं होगा, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तुमको हम दे भाई तो पैसा नहीं, हम मिठाई भी दे सकते हैं, है कि नहीं, वो भी एक एनर्जी का पार्ट है। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है ना, खाली हीट वाला नहीं है ना। लेकिन अलग बात है कि हम लोग ज्यादातर इसमें थर्मो मतलब हीट वाला बात करते हैं, लेकिन एनर्जी का तो बहुत सारा एनर्जी है। ठीक, ये हो गया मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों अलग अलग है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस एडियाबेटिक भी हो और टेम्परेचर भी ना चेंज हुआ हो, तो आइसोथर्मल भी हो गया, वो तो इत्तेफाक है ना, बट दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। एक प्रोसेस और है जिसका नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस, लिखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगला प्रोसेस इरिवर्सिबल, तो समझना पड़ेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा नहीं है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा ना, जैसे समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम समझना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जैसे कोई सिस्टम है, इसका स्टेट ए है, देखो इसको समझाने के लिए हम लोग दूसरा पीछे जो यूज किया है ना उसका यूज कर रहे हैं। एक सिस्टम है जिसका स्टेट, तो देखिए सुन के क्या लगा आपको, स्टेट ए का मतलब कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ऐसे सोचेंगे, ये नहीं कि स्टेट ए है, आगे नहीं सोचते हम, सोचना पड़ेगा है ना, स्टेट ए है, अच्छा स्टेट ए है, ठीक है, सोचना पड़ेगा। सिस्टम स्टेट का मतलब कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी है। स्टेट ए से चेंज हो गया स्टेट बी, बोला अच्छा चेंज हो गया, चेंज होना ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ है ऐसे बोलेंगे, पक्का चेंज हुआ, स्टेट ए से स्टेट, अब बी में चेंज हुआ, मतलब कुछ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हुआ। अब वापस क्या कीजिएगा कि स्टेट बी प्रोडक्ट मत समझना, बी स्टेट है जिसमें कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, हो सकता है कोई बदलाव हो, तो स्टेट ए से स्टेट बी में अपने आप चेंज हो गया। लेकिन बी जब चेंज हुआ तो बी से अपने आप बिना सराउंडिंग को डिस्टर्ब किए हुए, थ्रू सेम पाथ, थ्रू वापस नहीं आ पाए। अगर अपने आप नहीं आ पाए तो वैसा प्रोसेस का नाम, जैसे ऐसे समझना है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मार्कर मान लेते हैं, सिस्टम है, मार्कर मान लिया, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, इसका यहाँ पे है, इसको बोलेंगे स्टेट ए है, पक्का। अब स्टेट ए से बी में चला गया, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी दूसरा होगा, नहीं होगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जो पेन है वो अपने आप वापस ए स्टेट में आ जाए, अपने आप आएगा,
देखो, लेकिन अपने आप आएगा कि जिंदगी में नहीं आएगा। देखो कौन ला रहा है, सराउंडिंग लाए तो आ गया। मैंने स्टेट ए से स्टेट बी में तो गया, लेकिन बी से ए में अपने आप नहीं आ पाए, थ्रू सेम पाथ। जैसे सपोज करो आप घर से आए क्लास करने के लिए, तो घर से आए, जैसे जैसे आप आए से चल के तो वापस तो घर पहुंचते हैं, इनका वापस ऐसे से जाते हैं। जैसे आप गए वापस घूम फिर के ना गए, तो घूम फिर के पहुंच गए तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। आपको थोड़ी आप अपने से आए, आप घर तो थोड़ी बोला घर जाओ अपने से चल जाते हैं। लेकिन अपने आप को सिस्टम करते हैं तो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मतलब आप जाते तो है लेकिन दूसरा ऐसे मैंने जाते सेम। जैसे जैसे पास से गए तो वही पास से थोड़ी होता, यहीं पे पैर रखे थे, ऐसा तो नहीं ना है, बात समझे। तो यहाँ पे पैर रखने का बात नहीं है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम, सपोज करो कि इसका प्रेशर मान लेते, सपोज करो कुछ है वॉल्यूम, तो यहाँ से चेंज हुआ, मान लिया। देखिए ऐसे पाथ बोलने का मतलब, यहाँ पे पाथ बोलने का मतलब रास्ता वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं इसका प्रेशर 2 ATM है, प्रेशर 1 ATM, प्रेशर वॉल्यूम 5 लीटर 10 से कुछ चेंज हुआ है ना, तो सभी एक साथ चेंज होगा थोड़ी। ऐसा हो सकता है कि ए से बी में चेंज होने का मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब एक के साथ चेंज हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखे होंगे, वॉल्यूम चेंज किया होगा, और वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज किया होगा, बाद में प्रेशर चेंज किया होगा, ऐसा हो सकता है। तो इससे पाथ हो गया। इसको क्या बोल रहे हैं, पहले आइसोकोरिक पाथ, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए बाकी चेंज किए, फिर आइसोबेरिक पाथ। बात समझ रहे हैं हम बोल रहे जो, मैंने पाथ बोलने का मतलब रास्ता चलने वाला पाथ पे मत कंपेरिजन करो, समझाने के लिए था। हम बोल रहे हैं कि स्टेट ए से स्टेट बी हुआ, इसका पाथ ई है, मतलब ये आइसोकोरिक पाथ, आइसोबेरिक पाथ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अब वापस जब स्टेट बी में पहुंचा तो वापस यहाँ पहले आइसोकोरिक हुआ था तो वापस आइसोकोरिक ही होना चाहिए, आइसोबेरिक फिर हुआ था तो बाद में थ्रू सेम पाथ में अगर वापस अपने आप अगर यहाँ पे पहुंच जाए अपने आप, तो बोलेंगे प्रोसेस रिवर्सिबल। अगर अपने आप नहीं पहुंच पाए तो, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी प्रोसेस होगा ना, सबका सब प्रोसेस जो आपको दिखाई देता है, समझ आता है, सबका सब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। सारा का सारा प्रोसेस रिवर्सिबल का एग्जांपल अगर देंगे तो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, स्पेशली लैब में कराया जाएगा, वो भी परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होता है। परफेक्टली रिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ, तो बोलेंगे कोई सिस्टम है जिसका स्टेट ए है, स्टेट ए से स्टेट में अपने आप चेंज हो गया, इन स्टेट ए से बी से वापस ए में थ्रू में खुद ब खुद अगर चेंज ना हो पाए तो उस प्रोसेस का नाम, और दुनिया में जितना भी प्रोसेस होगा अधिकांश हर प्रोसेस इरिवर्सिबल। जैसे आप बर्फ रखे, एग्जांपल देते हैं, आइस, भले आइस रखे तो यहाँ पे आइस क्या होगा, मेल्ट करेगा। अब मेल्ट करेगा तो क्या फिर अपने से जम जाएगा सेम कंडीशन पे, तो बोलेंगे इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या सपोज करो यहाँ पे हम मैंने कोई गर्म चीज रखे तो कुछ देर में, तो कूलिंग ऑफ प्रोसेस इज अपने आप गर्म होगा, गर्म करिए तो हो जाएगा। पानी जब पिघल गया उसको आप फ्रिज में रखे फिर जम जाएगा, उसके लिए सराउंडिंग इन्वॉल्व हुआ ना, तभी ना होगा। क्या पानी को ऊपर रखिए, सपोज करो एग्जांपल, पानी को यहाँ रखिए, पानी अपने आप नीचे गिरता है, तो क्या अपने आप ऊपर आता है, तो उसके लिए मोटर लगाना पड़ता है तब ऊपर होगा ना। तो प्रोसेस क्या हो गया, खिड़की खोलिए, बाहर से हवा आएगा, पूछता है किसी से आ जाए, ऐसे तो नहीं ना है। तो कौन प्रोसेस हुआ, फिर अपने आप बाहर चला जाता है। जो प्रोसेस है वो ऐसे जाएगा, घूम फिर के वापस जाएगा, तो ये तो साइक्लिक होगा ना प्रोसेस, ठीक है ना। तो जो भी प्रोसेस दुनिया में देखिएगा सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। और बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हम दिखाए तो मार्कर यहाँ से धीरे धीरे गिरा के फास्ट, तो जनरली मैंने आगे हम बात करें, जनरली जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है जनरली फास्ट होता है, और जो प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है उसका इफिशियंसी थोड़ा कम होता है। कोई प्रोसेस हम आराम से सोच करे लिखे जाए तो उसका थोड़ा गलती होने का चांसेस, उसमें एरर होने का चांसेस कम होता है। लेकिन जो प्रोसेस अगर स्लो हो, धीरे धीरे हो, स्लो हो तो उसमें गलती होने का चांस कम होगा, और जो फास्ट होगा उसमें, तो इसलिए कोई प्रोसेस अगर प्रोसेस है उसका इफिशियंसी अगर ढूंढा जाए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का कम होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस का, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे, सिस्टम का स्टेट ए से स्टेट और बी जिस पाथ से गया, पाथ समझ रहे हैं कौन पाथ, आइसोबेरिक पाथ, आइसोकोरिक पाथ, आइसोथर्मल पाथ, ये सब पाथ है। और ए से बी गया वापस अपने आप
सेम पाथ से स्टेट ए में वापस पहुंच जाए, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे। ये स्पेशली नेचर में एग्जिस्ट, स्पेशली कराना पड़ेगा लैब में। तो ये प्रोसेस स्टेट ए, मतलब स्टेट ए का मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज हुआ। स्टेट बी तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ दूसरा हुआ। सी कुछ हुआ, वापस पहुंच गया फिर वही। तो अलग अलग स्टेट होते हुए वापस वहीं पहुंच गया, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस। ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट चेंज हुआ? अरे पहले जितना प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम था वापस वहीं पहुंच गया, तो ओवरऑल स्टेट चेंज नहीं हुआ। क्या साइक्लिक प्रोसेस में वापस वही ना पहुंच गया? तो वापस वहीं पहुंच गया तो प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, एंट्रोपी चेंज हुआ। जितना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज हुआ, अगर चेंज नहीं हुआ तभी ना बोलेगा वापस वहां आया। कोई चेंज ही नहीं हुआ। साइक्लिक प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में यहां से यहां जाएगा वापस थ्रू सेम पाथ में अपने आप आ जाए बिना सराउंडिंग इन्वॉल्व, तो प्रोसेस जनरली प्रोसेस कैसा होगा? स्लो जनरली, और इसका प्रोसेस फास्ट होगा। तो इसको लिख लीजिए, इस सब का यूज होगा कहीं कहीं, अभी तो टर्म हम लिखा रहे हैं ना। लिखिए द प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का लिख रहे हैं हम लोग डिफिनेशन। द प्रोसेस इन विच the process in which a system of state A, the process in which system of state A, मन में क्या सोचेंगे? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज टू स्टेट बी, मतलब इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदल गया है ना। बदल गया होगा, माने मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट बाकी बदल गया। चेंज टू स्टेट, अपने बदला कि बदलना पड़ा? अपने बदला। हाँ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अपने बदल, स्टेट बदल गया, कैसे भी बदल गया। एंड स्टेट बी डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ए, does not gain its original state A through same path, through same path, does not gain its original state A through path, then process is called, तब हम लोग प्रोसेस को क्या बोलेंगे? irreversible process. Then process called irreversible process. हम बोले नेचर में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो रिवर्सिबल है, तो कैसे देते हम एग्जाम्पल लैब में स्पेशली? हाँ, इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल बोला तो बहुत, जितना तुम सोच लो, भले हम लोग एक्सप्लेन ना कर पाए, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है तो हम लोग एक्सप्लेन ना कर पाए, अलग हो सकता है, बट प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्स। जितना भी नेचर में प्रोसेस को आप समझ सकते, प्रोसेस ये नहीं कि पंखा है, प्रोसेस थोड़ी हो, तो पंखा ऑब्जेक्ट है। प्रोसेस एक ऑपरेशन है जिससे सिस्टम का स्टेट बदल रहा है। जैसे गैस बाहर से अंदर आना, बताओ गैस बाहर से अंदर आएगा तो धीरे धीरे आता है कि तेजी से आएगा? जनरली भी रिवर्स, जितना भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है सब, अब जैसे गैस आया वापस वैसे जाता है, बताओ नहीं जाएगा? हाँ, स्पंज बॉल, तुम सिस्टम कौन है? बॉल की तुम कौन हो? तो तुम दाब रहे हो तब ना दब रहा है, सराउंडिंग इन्वॉल्व है ना, सराउंडिंग इन्वॉल्व होगा तो कहीं नहीं होगा। हम जबरदस्ती पकड़ के पहुंचा दें, कहीं नहीं होगा। मार्कर यहाँ से गिरा, हम इंतजार करें मार्कर सिस्टम आ जाओ, रोज मंत्र पढ़ रहे हैं तो खतरनाक मंत्र पढ़ेंगे, हो सकता है कि 20, 50, 100 साल लगे तो अपने आ सकता है, ऐसे तो नहीं ना आएगा। बोलो, अभी तो सराउंडिंग इन्वॉल्व हुआ तब ना आएगा। ठीक, अब आगे लिखो, आगे दूसरा पॉइंट इसी में, इट इज जनरली फास्ट प्रोसेस, इट इज जनरली फास्ट प्रोसेस
जनरली फास्ट प्रोसेस, जनरली फास्ट प्रोसेस आगे यूज होगा कहीं पे। और एक बात बताए थे ना इसका इफिशियंसी, तो इफिशियंसी लिख लो, इट हैविंग लेस इफिशियंसी। लेस किससे कंपैरिजन में? रिवर्सिबल। इसका इफिशियंसी कम होगा, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा बाद में। ये सब तो हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं ना, टर्म का यूज तो पड़ेगा ही ना आगे। आगे लिख लिए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। The process in which system of a state A, जैसे स्टेट ए बोले तो दिमाग में तुरंत गूंजना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, चेंज टू स्टेट बी, चेंज टू स्टेट बी, एंड अगेन स्टेट बी, and again state B gain its original state A, original state A through same path, through same path without involving surrounding, without disturbing surrounding, ठीक रहेगा, without disturbing surrounding, known as irreversible process। हाँ नहीं, known as reversible process। इस साइन दिखा लीजिए कि ऐसे चेंज हो रहा है वापस सेम पाथ। पाथ का मतलब रास्ता नहीं समझना, पाथ का मतलब हम बोल रहे हैं प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आइसो, वॉल्यूम चेंज हो रहा मतलब होगा ना आइसोथर्मल होगा या आइसोबेरिक होगा, पाथ हुआ। फिर टेम्परेचर चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज होने में भाई या तो आइसोकोरिक होगा या तो आइसोबेरिक होगा, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि भाई सब कुछ चेंज हो गया, तो सब कुछ एक साथ चेंज हो रहा है, वापस सब कुछ एक साथ चेंज होते हुए वापस आना होगा, सेम पाथ हुआ नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो प्रोसेस का नाम रिवर्सिबल प्रोसेस। और स्लो प्रोसेस की फास्ट प्रोसेस, स्लो। तो आगे कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा नहीं स्लो प्रोसेस, तो समझ लेना कि रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, साइक्लिक में पाथ चेंज होगा, मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, सी से मतलब पहले प्रेशर चेंज हुआ, बाद में वॉल्यूम चेंज हुआ, बाद में कुछ चेंज करके वापस वहीं पहुंच गया, है ना, घूम फिर के पहुंच गया। कैसे चेंज हुआ हम लोग नहीं पता है। इस रिवर्सिबल में क्या है, पहले अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो पहले वॉल्यूम चेंज होना पड़ेगा, पहले टेम्परेचर चेंज हुआ तो पहले सेकेंड में टेम्परेचर है तो सेकेंड में टेम्परेचर, तो वो हो गया थ्रू सेम पाथ। और साइक्लिंग का मतलब है किसी तरह से घूम फिर के कहीं एक दूसरा पाथ होते हुए पहुंच गया। हो सकता है आइसोबेरिक गया, आइसोकोरिक गया और यहाँ आइसोथर्मल में पहुंच गया, बात समझे, तो अलग पाथ हुआ। तो वैसा प्रोसेस का नाम साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में होगा क्या, सिस्टम का इनिशियल स्टेट जो था फाइनल स्टेट वही हो जाएगा। नहीं, साइक्लिक प्रोसेस लिखो। क्या? हाँ, सिस्टम का ही ना बात कर रहे हैं। हाँ, अरे सारा किसको हम बोल रहे हैं, सिस्टम का स्टेट ए है, चेंज द स्टेट सिस्टम ही ना कर रहे हैं। लिखो साइक्लिक प्रोसेस विदाउट डिस्टर्बिंग सराउंडिंग। हम बोले माने सराउंडिंग, देखो आप सराउंडिंग से अपने हीट ले रहा हो नहीं, आपको इन्वॉल्व ना, आपको नहीं इन्वॉल्व करना है, गर्म करना है हमको, वैसा ना हो। मैंने सराउंडिंग से अपने से हीट ले लिया अपने से, आपको ये नहीं कि सराउंडिंग को गर्म करना पड़े। जैसे हम मार्कर ये यहाँ से आया तो मार्कर यहाँ पे उसे यहाँ से जम करने पे एनर्जी कहाँ से लेता हम नहीं जानते, लेकिन अपने जाना चाहिए, इस किसी को उछलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए तो बोले ना एग्जांपल दीजिए, तो रिवर्सिबल का कोई एग्जांपल है ही नहीं, तो क्या एग्जांपल दे। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ में तो जो भी चीज जो स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा ना सर, चाहे वो कुछ भी है। अरे भाई मान लेते हैं बर्फ यहाँ रखे, ठीक, तो बर्फ यहाँ पे पिघल गया,
लेकिन किसी तरह से मान लेते हैं कि भाई अपने आप टेम्परेचर हमको नहीं ठंडा करना पड़े, अपने आप बर्फ पड़ने लगे तुरंत, तो वहां जम गया तो वो अपना प्रोसेस हुआ। ये नहीं कि सराउंडिंग को हमको स्पेशली इसमें वर्क करना पड़ेगा, इसको बर्फ पानी को जमाना है, ऐसा नहीं। अपने से हीट किसी प्रोसेस से ले लेगा, हीट रिलीज कर देगा, जम गया तो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए साइक्लिक प्रोसेस लिखे हैं। ए सिस्टम ऑफ ए स्टेट ए change to state B and finally gain its original state A through different path, then process is called cyclic process। तब हम लोग प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस में क्या चेंज होगा, सिस्टम का पाथ खाली चेंज होगा, बाकी इसके अंदर में ना प्रेशर चेंज होगा फाइनली, ना वॉल्यूम चेंज होगा, ना टेम्परेचर, ना इंटरनल एनर्जी, ना इंथैल्पी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसका जो स्टेट सब वही रहा है। स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, वही सब ना होता है। साइक्लिक प्रोसेस में फाइनली बोलेंगे क्या चेंज हुआ, तो जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो सब चेंज नहीं हुआ। पक्का। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं हीट। टर्म अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग लिख लेते हैं बैट हीट। हीट देखो ध्यान रखना, हीट का आप डिफिनेशन क्या लिखे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट का बहुत सारा टाइम है भाई, हीट का बहुत सारा टाइप है, इसे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखिए। जनरली हीट को हम लोग नोटेशन कैसे लिखते हैं, क्यू से। हीट का नोटेशन क्यू से लिखते हैं ना, तो लिखो क्यू। क्यू भी लिखेंगे, डेल्टा भी लिख सकते हैं। अब देखो हीट का बहुत सारा टाइप है, उसमें सबसे पहले लिखिए हीट कैपेसिटी। और सबका नाम लिख देते हैं हीट में, हीट कैपेसिटी। फिर दूसरा लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सब एक ही जैसा है, हाँ एक ही बार लिखेंगे हम लोग, हीट कैपेसिटी। दूसरा लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे लिखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका नोटेशन हम लोग लिखते हैं सी से, कैपिटल सी। मोलर हीट कैपेसिटी को सी से। मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह का होगा, सब अभी एक साथ लिखते हैं। एक होगा, इसका नाम मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखते हैं सीपी, और एक तो लिखते हैं, तो मोलर सीपी को मोलर हीट कैपेसिटी बोले, और पी लिखने का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी के बगल में भी लिखने का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। इसका नाम लिख लेते हैं ना, सब एक ही जैसा डेफिनेशन है। तो लिखो सीपी, सीपी का नाम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सब हीटे हैं, नाम अलग अलग है ना, सबके बारे में भी एक साथ लिखेंगे। सीपी का नाम क्या हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी का नाम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए अब देखिए इस समय क्या क्या बताते हैं हम आपको, सुनिए। हीट कैपेसिटी, सबसे पहला हीट कैपेसिटी समझिए। हीट कैपेसिटी, जितना भी हीट लिखा है ना, जितना भी हीट लिखा है, सारा हीट है ना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने वाला हीट है। सारा हीट जो लिखा है, सारा का सारा किसी भी सबस्टांस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट चाहिए,
1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना, जैसे पानी लीजिए उसको गर्म करेंगे तो भाई 1 डिग्री बढ़ाने में कुछ हीट खर्च होगा ना, सारा 1 ही डिग्री बढ़ाने वाला हीट का ही सब नाम है, खाली फर्क है अमाउंट का। तो हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो हीट कैपेसिटी होगा अमाउंट, ध्यान सुनना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सी, मतलब गिवन अमाउंट सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना टोटल हीट चाहिए, वही हीट डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ज्यादा लेंगे तो उसको 1 डिग्री बढ़ाने में ज्यादा हीट, पूरे एक ड्राम को 1 डिग्री बढ़ाना है तो ज्यादा हीट चाहिए, थोड़ा सा पानी लेंगे तो कम होगा ना। तो इसमें अमाउंट कितना लिया गया, गिवन अमाउंट, अमाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं क्या, खाली बोल दिया तो वैल्यू फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा, जो ज्यादा अमाउंट लीजिएगा तो उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा सेम सब्सटेंस का, कम लीजिएगा तो उसका, इसको लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट, हीट कैपेसिटी लिखिए, amount of heat required for increasing the temperature by 1 degree C इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और 1 केल्विन, आपको हम बोले ना कि डिफरेंस का वैल्यू डिग्री सी और केल्विन, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और ऑफ किसका, गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो हीट कैपेसिटी, अमाउंट अगर कम होगा तो हीट कैपेसिटी। साथ ही साथ भाई एक अमाउंट ले लिए, पानी लेंगे तो उसका हीट कैपेसिटी अलग होगा, लोहा लेंगे तो उसका हीट कैपेसिटी, तेल लेंगे तो उसका हीट कैपेसिटी अलग होगा, सबका 1 डिग्री बढ़ाने में अलग अलग टेम्परेचर लगेगा, ठीक है ना, ये हो गया। आगे लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity, specific heat capacity, इसमें लिखिए amount of the heat required, amount of the heat required for increasing temperature, amount of the heat required for increasing the temperature by 1 degree C और 1 Kelvin, यहां तक वही है, by 1 degree और 1 Kelvin of unit mass of the substance, वहां क्या था given, यहां पे unit mass of the substance is called specific heat capacity of the substance। specific heat capacity को जनरली हम लोग S से लिखते हैं, S नोटेशन, जैसे समझिए, माना कि कोई एक सब्सटेंस लीजिए, कोई अमाउंट, इसका टेम्परेचर पहले T1 था, ठीक, कोई गिवन अमाउंट पता नहीं कितना लिए, अब इसमें हीट हम यहाँ इसको गर्म किए, तो गर्म करने से इसका टेम्परेचर चेंज होकर कितना हुआ, मान लिया पहले 25 डिग्री था, हीट के गर्म करे तो स्पेशली नाप के गर्म करना संभव नहीं ना है, तो भाई 25 डिग्री से बढ़ के कितना डिग्री हो गया, मान लिया 50 हो गया, मान लिया, तो कितना डिग्री बढ़ गया, 25 डिग्री बढ़ा, तो 25 डिग्री बढ़ा मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई, और ये सपोज करो ये मास हम लोग सपोज करो क्या लिए, यूनिट मास अभी लिए, मान लिया यूनिट मास, उसको बाद में हम गिवन मास के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल्टा T2 माइनस T1, तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ा, Q, इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितना देना पड़ा, इतना डिग्री भाई टोटल हीट देना पड़ा, टोटल इतना दिए हम लोग, टोटल हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम कितना दिए ताकि टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ा, ठीक, कितना मास के लिए,
तो लेकिन भाई स्पेसिफिक हीट कितना डिग्री बढ़ाने वाला टेम्परेचर है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना हीट लगेगा, तो यही जो हीट लगेगा यही हीट का नाम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। तो इसको इधर भेजिए, तो भेजने से क्या होगा भाई, Q इक्वल टू होगा, ये कितना मास के लिए हुआ, ये यूनिट मास। और हीट कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव के इंटेंसिव, तो 1 ग्राम के लिए इतना हीट लगेगा, तो 2 ग्राम के लिए दुगना, 3 ग्राम के लिए, तो m ग्राम के लिए कितना होगा, तो Q इक्वल टू आप लिख सकते हैं दिस इज ms डेल्टा टी। ये कभी कभी जरूरत पड़ेगा, ऐसा इसका जरूरत केमिस्ट्री में कम होता है, फिजिक्स में ज्यादा होगा, खाली पढ़ ले रहे हैं हम लोग, और टर्म है तो टर्म बता दे रहे हैं, उसके बाद जहां से न्यूमेरिकल शुरू होगा। ये क्या होगा, Q, जहां Q क्या हुआ, Q हो गया टोटल हीट गिवन, अगर हीट देंगे सिस्टम का तो गर्म होगा, अगर हीट निकला टोटल तो टेम्परेचर घटेगा ना, अगर हीट इसको देंगे तो गर्म होगा ना जी, अगर हीट इससे उतना ही निकले तो क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा। तो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये क्या हो गया, Q हो गया टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम, और स्मॉल m टोटल मास ऑफ द सिस्टम जिसका टेम्परेचर आप बढ़ाए, और S क्या हुआ, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी हुआ भाई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही हुआ। ये वाला बात समझिए, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, ये हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ आगे हम क्या लिखे, मोलर हीट। नाम सुन के क्या लग रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए होगा, तो पूरा डिफिनेशन में क्या लिखेगा, सब कुछ लिखेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और 1 केल्विन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। अगर 1 मोल हुआ तो इसका नाम मोलर, अगर यूनिट मास हुआ तो उसका नाम, गिवन अमाउंट हुआ तो उसका सब्सटेंस नाम, सब है कौन, तो हीट है, सब है कौन वाला, 1 डिग्री बढ़ाने वाला। फर्क खाली क्या है, गिवन अमाउंट 1 ग्राम 1, यही ना फर्क है। इसको लिख करके इसको भी अपने से डिफिनेशन लिखिए जल्दी से। ज्यादातर हम लोग को मोलर हीट कैपेसिटी का जरूरत पड़ेगा। मेन न्यूमेरिकल कल से शुरू होगा, अगले क्लास होगा ना जी, फिर से वहां से क्वेश्चन आज तो टर्म ही खत्म होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी अपने से लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, मोलर हीट कैपेसिटी नोटेशन सी, मोलर हीट कैपेसिटी का नोटेशन होगा सी। मोलर हीट कैपेसिटी का नोटेशन सी, इसको लिखिए अपने से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर increasing the temperature by 1 degree C or 1 Kelvin of 1 mole of the substance is called molar heat capacity। फिर से जरा समझिए, इसको भी हम लोग ऐसे लिखते रहे, अभी काम पड़ेगा। माना कि कोई सब्सटेंस 1 मोल है, माना कि कोई सब्सटेंस, इसका टेम्परेचर T1 है, इधर से हीट किए और हीट देके Q हीट दिए, टोटल हीट कितना दिए हम, तो Q हीट दिए, तो इसका टेम्परेचर T1 से माने 25 से 35 हो गया, कितना डिग्री बढ़ा, तो 10 डिग्री बढ़ाने में, 10 डिग्री बढ़ाने का मतलब T2 माइनस बढ़ाने में कितना हीट लगा, तो 10 डिग्री बढ़ाने वाला हीट का नाम हीट के मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है। तो 1 डिग्री सी बढ़ाने में हीट कितना लगेगा, कितना अमाउंट सब्सटेंस था, तो इसी को क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये हो गया, देखिए तो Q बराबर C कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए इतना हुआ, तो 1 मोल के लिए इतना होगा, तो 2 मोल के लिए दुगना, क्योंकि हीट, तो 3 मोल के लिए, तो N मोल के लिए Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिखा रहता है, नहीं, अरे थोड़ा सा हीट देंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, देखेंगे ना। जहां C क्या हुआ, हर सबस्टेंस का मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग है, हर सबस्टेंस का अलग अलग हो।
तो हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा, इसलिए उसके लिए ना, उसी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन पूछने आया था, कौन, तुम ना? हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा होगा कि भाई हम किसी को हीट देंगे यहाँ से, तो हीट वाला एनर्जी खर्च कहाँ होगा? तो खर्च होगा उसको रोटेशनल एनर्जी में, ट्रांसलेशनल में, वाइब्रेशनल में, जिसमें जितना ज्यादा ऑप्शन होगा वो ज्यादा हीट लेकर खर्च करेगा। तो सबका 1 डिग्री बढ़ाने में हर सब्सटेंस का अलग, जैसे हर सब्सटेंस का बोलिएगा, हीलियम गैस लिए तो हीलियम गैस का 1 डिग्री बढ़ाने में अलग हीट लगेगा, हाइड्रोजन गैस का अलग हीट लगेगा, ओजोन गैस का अलग हीट लगेगा, सबका अपना अलग अलग लगेगा, सबका एक जैसा नहीं है। हर सब्सटेंस का सी वैल्यू है ना। तो अलग अलग कितना होगा, तो अलग अलग कितना होगा, ये सब भी हम लोग समझेंगे कि अलग अलग किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा। गैसीय सब्सटेंस रहा तब, गैसीय सब्सटेंस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यही मोलर हीट कैपेसिटी हम बोले सी 2 तरह का, एक सी का नाम और दूसरा का नाम सीबी। सीपी क्या हुआ, लिख लो डिफिनेशन, तब बाद में हम लोग समझेंगे। सीपी का डिफिनेशन लिख लो। सीपी इसको पहले लिखिए, कॉपी करिए वाला, ये कॉपी कर लीजिए पहले, और इसका सीपी लिख लीजिए, सीपी का डिफिनेशन लिख लीजिए। सीपी का डिफिनेशन क्या लिखिएगा, सब कुछ वही लिखिएगा, खाली लास्ट में कांस्टेंट प्रेशर। सीपी अपने से लिखिए। तो सीपी लिखिए, सुनिए, सीपी में क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और 1 केल्विन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एट कांस्टेंट। मतलब इस पूरे प्रोसेस, सुनिए, इस पूरे प्रोसेस में ध्यान सुनने सब लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी कराएंगे। रिलेशन अभी ध्यान रखना, ये भी हीट है, ये भी कितना डिग्री बढ़ाने वाला हीट है, ये भी कितना डिग्री बढ़ाने वाला हीट है, खाली दोनों में फर्क क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री बढ़ाया जा रहा है, और ये तो बोलेगा दोनों हीट में कौन बड़ा हीट है, पूछेगा। तो आगे हम लोग प्रूव करेंगे कि सीपी हीट जो है वो बड़ा होगा, और ये भी प्रूव करेंगे कि दोनों हीट में सीपी माइनस सीबी का जो वैल्यू होगा वह हीट आर के बराबर होगा। प्रूव करेंगे, प्रूव दैट सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। वही आर जो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट समझते हैं ना, माने ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकली ध्यान रखना, आर का वैल्यू भी तो जूल होता है और हीट का भी वैल्यू, तो ये वैल्यू ना सीपी माइनस सीबी में बोले ना कि बड़ा हीट है, तो जितना बड़ा हीट होगा 1 मोल के लिए उसका वैल्यू आर के वैल्यू के बराबर होगा, उतना बड़ा होगा ये हम बोले, इसको प्रूव करेंगे। पूछेगा क्वेश्चन में कि आर क्या है, तो सब लोग पहला ऑप्शन दिखा रहेगा यूनिवर्सल, तो नहीं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ हीट है ना, अरे दोनों का डिफरेंस है हीट ना, ही तो उसी को प्रूव करेंगे कि आर क्या है। तो पहले जरा समझिए, हम मान लेते हैं सब्सटेंस कितना मोल लिए, अब इसका टेम्परेचर फिर से T1 ये डिराइव कर रहे हैं, सारा कुछ डिराइव करेंगे, फर्क खाली क्या करेंगे, जो हीट दे रहे हैं हम यहाँ पे वो कब हीट दे रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जब तक हीट दे रहे हैं जब तक इसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो भाई इतना टेम्परेचर दिए, यहाँ लिख दे QP, मतलब पूरा टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हीट कितना देना पड़ा, तो यहाँ भी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये किसके बराबर, सीपी के बराबर। तो यहाँ भी कितना मोल के लिए, यहाँ भी क्या लिखेंगे, तो यहाँ फर्क क्या हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा, dQP मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम एट इक्वल टू N CP dt, ऐसा होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QP मतलब हीट सिस्टम को दिए, किसके बराबर, NCP। उसी तरह से अगर आप समझिए ध्यान से, अगर इसी में डेराइव लिख देते हैं अभी डायरेक्टली, अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट अभी डिफिनेशन तो लिख ही लिए हैं सब लोग, तो यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते हैं, इसका यूज कराएंगे, ये भी हम लोग प्रूव कराना बाकी है कि सीपी बड़ा हीट है सीबी से, कितना बड़ा हीट है तो उसका वैल्यू, तो आर कैसे आएगा, ये हीट बड़ा क्यों है सब समझेंगे, अभी खाली नाम जान रहे हैं। अभी क्यूबी बराबर क्या होगा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो सीबी
लिखेंगे ना क्यू भी, लिख लीजिए इसको सब लोग को। अभी हम लोग को खाली एक फर्क समझ में खाली एक ही आया कि जितना भी हीट है सब 1 डिग्री बढ़ाने वाला हीट है, अलग अलग कंडीशन पे। तो ज्यादातर केस में हम आगे जरूरत पड़ेगा आपको सीपी और सीपी क्या होता है और जो है क्लियर समझेगा, खाली नाम समझ गया ना। इसको समझने के लिए आगे इंटरनल और कुछ वर्क का समझना जरूरी है, तो वर्क समझेंगे, इंटरनल एनर्जी समझेंगे, तब और ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा। लिखिए इसको फटाफट जल्दी से सब लोग।